ग्राम्स स्टेन। आज का हमारा टॉपिक है ग्राम्स स्टेन। ग्राम स्टेन में बेसिकली करते क्यों हैं और पहले स्टार्ट करते हैं कि इसे स्टार्ट किससे किया? क्रिश्चियन ग्राम ने इसको इंट्रोड्यूस किया था 1884 में और ये आज के डेट में काफी इंपॉर्टेंट है इन डायग्नोसिस हमारा किस चीज के लिए, तो बैक्टीरियल डायग्नोसिस के लिए काफी इंपॉर्टेंट स्टेन माना जाता है। हम पिछले पार्ट में पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, हमने पढ़ा था कि प्रिपरेशन ऑफ स्मीयर यानी कि आपका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन अगर बैक्टीरिया करते हैं तो उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। तो पहला था प्रिपरेशन ऑफ स्मीयर जो हमने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया। दूसरा था हमारा फिक्सेशन, तो फिक्सेशन भी हमने डिस्कस किया था। अब आता है स्टेनिंग। तो स्टेनिंग में हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेन होता है वो होता है ग्राम्स स्टेन। ग्राम्स स्टेन को इंट्रोड्यूस किया क्रिश्चियन ग्राम में 1884 में। इससे ये एक डिफरेंशियल स्टेन है। अब मैं बता दूं कि डिफरेंशियल स्टेन जो है कि आपका ये एक सिंपल स्टेन होता है। सिंपल स्टेन तीन कैटेगरी में बांटते हैं। पहला सिंपल स्टेन, दूसरा डिफरेंशियल स्टेन, एंड थर्ड वन इज स्पेशल स्टेन। तो सिंपल स्टेन वन स्टेप प्रोसीजर होता है जिसमें वन स्टेन सिंपली बस कलर करके इंट्रोड्यूस कर देता है, बताया जाता है कि बैक्टीरिया है कि नहीं है। लेकिन डिफरेंशियल स्टेन वैसे स्टेन है, काफी इंपॉर्टेंट स्टेन माने जाते हैं जिसका एक एग्जांपल ग्राम स्टेन और जेडन स्टेन भी आता है उसके एग्जांपल में। तो ये जो है बैक्टीरिया को कैटेगराइज करता है। तो ग्राम स्टेन जो है बैक्टीरिया को दो कैटेगरी में बांट देता है, एक ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव। तीसरा होता है स्पेशल स्टेन। स्पेशल स्टेन एक अलग अलग यानी कि डिफरेंट बैक्टीरिया के डिफरेंट पोर्शंस के आधार पर उसको स्टेन करता है। जैसे फ्लैजेलर स्टेन होता है, हमारा कैप्सुलर स्टेन होता है, ये अलग अलग वो आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन पहले डिफरेंशियल स्टेन की बात करते हैं। तो ग्राम स्टेन जिसका एक एग्जांपल है और काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो डिफरेंशिएट कर जाता है, जिससे डायग्नोसिस कर पाते हैं और एंटीबायोटिक्स के सिलेक्शन में काफी मदद मिलती है। तो अब बात करते हैं हम लोग प्रोसीजर के पास आते हैं। तो स्टेनिंग की बात, ग्राम स्टेनिंग की बात करेंगे तो ये 4 स्टेप में पूरा होता है। पहला प्राइमरी स्टेनिंग, दूसरा मॉडरेटिंग, तीसरा डिक्लोराइजेशन और चौथा काउंटर स्टेनिंग। ये बात रिएजेंट्स की बात करेंगे तो रिएजेंट्स हमारा क्रिस्टल वायलेट इस्तेमाल करते हैं। इसमें जेंसन वायलेट या मिथाइल वायलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ग्राम आयोडीन इस्तेमाल करते हैं, इसके जगह पर ग्लूकोज आयोडीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा एसीटोन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर 95% इथेनॉल इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एसीटोन अल्कोहल मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं 1:1 के रेशियो में। चौथा हमारा सैफरानिन और या फिर इसके जगह पर न्यूट्रल रेट या डाइल्यूटेड कार्बन फ्यूजी 1:10 के रेशियो में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो बात हुई रिएजेंट्स की। हम लोग प्रोसीजर में आते हैं और प्रोसीजर में ही हम लोग इन सबको डिस्कस करते चले जाएंगे। तो प्रोसीजर की बात जैसे ही आते हैं तो प्रोसीजर में है पहला स्टेप जो पिछले वीडियो में हमने देखा था, प्रिपरेशन ऑफ स्मीयर। तो हमने स्मीयर बना लिया इन क्लीन ग्रीस फ्री स्लाइड में। दूसरा एयर ड्राई उसको किया, एयर ड्राई कर लेंगे। नेक्स्ट आता है हीट फिक्सेशन। हीट फिक्सेशन के लिए हम लोग डिस्कस किए थे कि हीट फिक्सेशन में करते हैं स्लाइड जैसे एयर ड्राई हो गया तो फ्लेम के ऊपर 3 to 4 टाइम्स हम इसको पास करेंगे। अप्रॉक्स टेंपरेचर 50 to 60 डिग्री होता है और उसको फील करने के लिए कि सही हुआ है कि नहीं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने बैक पोर्शन ऑफ हैंड का उसको स्लाइड को टच करते हैं। अगर हम लोग बेहतर फील किए, हम बर्दाश्त कर सके, देन आपने ठीक किया है, अन्यथा वो गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, तो हीट फिक्सेशन तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हीट फिक्सेशन हो गया। अब आता है हमने स्लाइड, जो हीट फिक्सेशन हो गया उस स्लाइड को हम क्या करेंगे, एक स्टेनिंग रैक पे रख देंगे। स्टेनिंग रैक पे स्लाइड को रख दिया। इसमें अब इसमें क्या करते हैं, क्रिस्टल वायलेट स्टेन होता है, उसको क्या किया कि पोर कर देंगे, डाल देंगे। ये जो है इसके जगह पर जेंसन वाइट या मिथाइल वायलेट भी डाल सकते हैं। इसका काम क्या होता है, ये 1 मिनट के लिए हम लोग डालते हैं, 1 मिनट तक उसको छोड़ेंगे। इसका काम क्या है, तो ये एक प्राइमरी स्टेन के रूप में इस्तेमाल होता है। प्राइमरी स्टेन के रूप में इस्तेमाल होता है। ये जैसे ही जाएगा तो जितने भी सेल्स हैं उस स्मीयर में टोटल वायलेट कलर हो जाएगा। टोटल
करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद है ग्राम्स आयोडीन 1 मिनट के लिए वॉश करके फिर हम स्लाइड को रखेंगे और उसके बाद से ग्राम्स आयोडीन उस पे स्लाइड पे स्मीयर पे पॉर करेंगे, पूरी तरह से स्मीयर को कवर कर देंगे। ये 1 मिनट के लिए हम लोग डालेंगे ग्राम्स आयोडीन या फिर ग्लूकोज आयोडीन। ये स्टेप को मॉडर्निटी कहा जाता है। मॉडर्निटी क्या है कि वैसा स्टेप, वो स्टेप है जिसमें इनहांसमेंट यानी कि ये एक कोई रिएक्शन में कोई हेल्प नहीं करता है, ये सिंपली स्टेन को स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने में ये हेल्प करता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है इन बिटवीन। ये ग्राम्स आयोडीन जैसे ही जाता है, ग्राम्स आयोडीन और क्रिस्टल वायलेट के बीच में बॉन्डिंग बन जाती है। नेक्स्ट जाता फिर 1 मिनट के बाद फिर हम वॉश कर देंगे। वॉश करने के बाद फिर इसको एसीटोन अल्कोहल मिक्सचर 20 सेकेंड्स के लिए हम डालेंगे। एसीटोन अल्कोहल मिक्सचर 20 सेकेंड्स के लिए ऐसे डालते हैं, इसको टिल्ट करके स्लाइड को टिल्ट करके हम ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐसा डालेंगे कि उसमें से कलर गिरता चला जाता है, यानी कि ये वायलेट कलर जो है वॉश आउट होता चला जाएगा। ये 20 सेकेंड के लिए हम लोग करेंगे। ये कहेंगे इसको डिक्लराइजेशन स्टेप में काउंटिंग करते हैं। डिक्लराइजेशन हुआ, अब है फिर इसको वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि सेफ्रानिन 1 मिनट के लिए डालेंगे। दिस इज काउंटर स्टेनिंग। सेफ्रानिन की जगह न्यूट्रल रेट या फिर डायरेक्ट कार्बोक्सिलेशन भी डाल सकते हैं। न्यूट्रल रेट जनरली हम लोग यूज करते हैं मेनिंजोकोकाई के केस में और डायरेक्ट कार्बोक्सिलेशन बेसिकली इस्तेमाल करते हैं अगर हम लोग यर्सीनिया हेमोफिलस का करना है तो उस केस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो सेफ्रानिन 1 मिनट के लिए डालेंगे। 1 मिनट के डालने के बाद उसके बाद से देन वॉश करेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे तो माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे। अब बात हुई कि इतना काम तो हम लोग कर लिए, प्रिपरेशन ऑफ स्मीयर किए, एयर ड्राई किए, हीट फिक्सेशन किए, क्रिस्टल वायलेट 1 मिनट के लिए डालें, क्रिस्टल वायलेट 1 मिनट के लिए डालें, उसका वॉश किए, फिर ग्राम्स आयोडीन 1 मिनट के लिए डालें, फिर वॉश किए, एसीटोन अल्कोहल मिक्सचर 20 सेकंड्स के लिए डालें, फिर हमने वॉश किया और सेफ्रानिन 1 मिनट के डाल के फिर वॉश करके हम माइक्रोस्कोप पे एग्जामिनेशन किए। अब इतने काम जो हमने किया है, इस बीच में हमारे स्मीयर में चेंजेस क्या क्या आएगा, दैट इज व्हाट इज द मैकेनिज्म और प्रिंसिपल ऑफ दिस स्टेनिंग, मैकेनिज्म और प्रिंसिपल ऑफ दिस स्टेनिंग। तो पहला स्टेप हमने किया था, पहला स्टेप किया है कि क्रिस्टल वायलेट ऐड किया है। पहला स्टेप दैट इज प्राइमरी स्टेनिंग। प्राइमरी स्टेनिंग में हमने किया था कि क्रिस्टल वायलेट ऐड किया फॉर 1 मिनट, 1 मिनट के लिए इसको डाला। इसमें क्या हुआ, तो इसमें हमने पहले जिक्र किया, यहाँ पर प्राइमरी स्टेनिंग में जितना भी सेल्स होता है स्मीयर में टोटल कलर हो गया, एक वायलेट कलर का हो गया। अब आयोडीन इसमें डालते हैं। आयोडीन डालने से क्या होता है, तो आयोडीन जो है एक मेश फॉर्मेशन करता है, मेश फॉर्मेशन कर देता है इन बिटवीन व्हाट, तो हमारा आयोडीन एंड क्रिस्टल वायलेट दैट इज CVI बॉन्डिंग ये बना लेता है। CVI क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स का निर्माण ये कर देता है, ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इससे अब होगा क्या, यहाँ पर कोई कलर में कोई चेंजेस नहीं आता है, लेकिन ये आपका टोटल सेल जो है वायलेट का वायलेट रहता है टोटल जितना भी स्मीयर में सेल्स है। अब मेन चेंजेस यहाँ से आता है डिक्लराइजेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस स्टेनिंग। डिक्लराइजेशन स्टेप 3, यहाँ पर CVI कॉम्प्लेक्स बन गया। अब बात है, अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। अब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव सेल वॉल की बात हम लोग करेंगे तो उसका हम लोग देखते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल, ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल अगर देखेंगे ग्राम पॉजिटिव तो इसमें क्या होता है, इधर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, देन दिस इज पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर, पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर, पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर, दिस इज साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, दिस इज पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर। इसी में हमारा टिकोइक एसिड होता है, दिस इज टिकोइक एसिड। वही ग्राम नेगेटिव की बात करेंगे, ग्राम नेगेटिव की बात करेंगे तो ग्राम नेगेटिव में क्या होता है, दिस इज साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन CM, देन पेरिप्लाज्मिक स्पेस होता है, यानी वैकेंट स्पेस, पेरिप्लाज्मिक स्पेस। उसके बाद से थीन लेयर होता है आपका
पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन का थिन लेयर होता है, बहुत छोटा पतला लेयर होता है पेप्टाइडोग्लाइकन का, लेकिन वहीं पर यहां देखेंगे तो ग्राम पॉजिटिव में मल्टी लेयर होता है, इट इज मल्टी लेयर। फिर इसके ऊपर हमारा आउटर मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन जिसमें लिपिड की मात्रा होती है, लिपिड होता है। अब बात आ रही है कि अब होता क्या है, जैसे ही ये क्रिस्टल वायलेट और ग्राम्स आयोडीन अंदर जाएगा, इसके दोनों के ऊपर गिरेगा, तो होगा क्या? क्रिस्टल वायलेट जैसे ही गया, क्रिस्टल वायलेट गया, क्रिस्टल वायलेट सी 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 पूरे में अंदर इनकॉर्पोरेट कर गया इनटू पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एज वेल एज यहां भी हमारा इंटर करेगा। सी अगर डाले हैं जैसे सी क्रिस्टल वायलेट गया, यहां पर इनकॉर्पोरेट किया, सी 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 लाइक दिस वन, सी भर गया। नेक्स्ट स्टेप हमने डाला है आई, दैट इज आयोडीन। आयोडीन जैसे ही हम लोग डालेंगे तो आयोडीन डालने से ये अंदर तक इंटर करेगा, अंदर इंटर करेगा और इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना देगा C प्लस I, C प्लस I, C प्लस I, C प्लस I, C प्लस I लाइक दिस वन। यहाँ भी C प्लस I, C प्लस I, C प्लस I, C प्लस I लाइक, ये हमारा एक बॉन्ड बन गया यहाँ पे। अब देखिए पहले क्या था, क्रिस्टल वायलेट छोटा पार्टिकल, आयोडीन छोटा पार्टिकल, लेकिन जैसे ही दोनों कंबाइन करेगा पार्टिकल बिकम्स लार्ज। अब यहां पे अब आते हैं, क्या होता है डिक्लराइजेशन। डिक्लराइजेशन में हम लोग क्या किए कि डिक्लराइजेशन में एसीटोन या फिर इथेनॉल या फिर एसीटोन अल्कोहल मिक्सचर डालें, एसीटोन या फिर इथेनॉल या फिर एसीटोन अल्कोहल मिक्सचर डालेंगे। मैं बता दूं तीनों में अंतर क्या करेंगे, तो पहले इसको बात को डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद फिर बता दूं तीनों में कैसे अंतर करेंगे, तीनों क्या कैसे कब कब इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे ही कोई भी डिक्लोराइजर डालेंगे या एसीटोन या फिर इथेनॉल या फिर एसीटोन अल्कोहल मिक्सचर, तो अल्कोहल का काम ये होता है कि लिपिड कंस्टिट्यूएंट्स को वो लूज करता है, लिपिड कंस्टिट्यूएंट्स को लूज कर देता है और पेप्टाइडोग्लाइकन को श्रिंक करता है, पोर्स को श्रिंक कर देता है। अब देखिए यहां पर दोनों को फ्लड करेंगे, दोनों पर क्या क्या, ये हमारा एसीटोन अल्कोहल मिक्सचर गया, एसीटोन अल्कोहल मिक्सचर गया। इससे होगा क्या, तो जैसे इसमें लिपिड कंस्टिट्यूएंट्स है, ग्राम नेगेटिव में लिपिड कंस्टिट्यूएंट्स मौजूद है, लिपिड मौजूद है, ये लूज होगा और लूज जैसे ही होगा सिर्फ ये हमारा लेयर जैसे ही, दिस इज द लेयर, ये लेयर जैसे ही लूज होगा हमारा क्या होगा, C और I कॉम्प्लेक्स बाहर, C और I कॉम्प्लेक्स एस्केप आउट, C और I कॉम्प्लेक्स एस्केप आउट। ये हमारा जो C और I कॉम्प्लेक्स बना था, जो इसको ब्लू किए मतलब वायलेट कलर दिया हुआ था, ये बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल जाने के बाद कलर जैसे ही निकलेगा इट बिकम्स कलरलेस। अब वहीं पर हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करेंगे, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होगा कि C और प्लस I कॉम्प्लेक्स जो है ये पहली बात तो अल्कोहल या फिर एसीटोन अल्कोहल मिक्सचर जैसे ही इस पर गिरेगा, इसका कोर्स जो है श्रिंक करने लगेगा, श्रिंक करेगा तो क्या होगा कि ये बाहर एस्केप आउट नहीं हो पाएगा, बाहर नहीं निकल पाएगा, नॉट हैपन। तो होगा क्या कि अब होगा कि ये हमारा कलर जो है मेंटेन रह जाएगा, ब्लू कलर का ब्लू कलर, वायलेट कलर का वायलेट कलर यहां पर मेंटेन रह जाएगा, कलर आउट नहीं होगा। वहीं पर यहां चूंकि पेप्टाइडोग्लाइकन बहुत पतला लेयर है, आराम से कलर बाहर निकल जाएगा, तो ये कलरलेस होगा और यहां पर हमारा वायलेट कलर मेंटेन्स। अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो वायलेट कलर मेंटेन रहेगा, अगर ग्राम नेगेटिव है वायलेट कलर बाहर निकल जाएगा। ये यहाँ पे हमारे डिक्लराइजेशन से हो गया। अब बात हम लोग कर रहे थे, बात ये थी कि एसीटोन कब इस्तेमाल करें, इथेनॉल कब इस्तेमाल करें, एसीटोन अल्कोहल मिक्सचर कब इस्तेमाल करेंगे। एसीटोन का पेनिट्रेशन पावर काफी ज्यादा होता है, काफी ज्यादा होता है। एसीटोन अगर हम डाल रहे हैं तो विद इन सेकेंड्स, कहा जाता है कि 2 to 3 सेकेंड्स, 2 से 3 सेकंड में इसको वॉश आउट कर लेना है, 2 से 3 सेकंड में इसको हटा लेना है। अगर नहीं हटा पाए 2 से 3 सेकंड में, तो हो सकता है कि हमारा ग्राम पॉजिटिव को भी वो सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर दे और ये कलर आउट हो जाए। तो इसलिए ये काफी तेज करना होगा। इस एसीटोन का इस्तेमाल
इस्तेमाल हम तभी करेंगे जब सिंगल 1-2 स्लाइड है, ताकि हम रैपिडली हाथ में लेकर के इसको प्रोसेस को कर सकें, तभी एसीटोन का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी तरफ अगर इथेनॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं, 95% इथेनॉल का इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो 95% को 2 to 3 मिनट्स या फिर 1 to 2 मिनट्स लग जाते हैं। इसको पेनिट्रेशन पावर बहुत स्लो है, ये बहुत स्लोली वर्क करता है। इसको 1 से 2 मिनट में लग जाएगा इसको क्या करने में, इसको लिपिड क्वेश्चंस को लूज करने में और कलर को हटाने में 1 से 2 मिनट लग जाते हैं। तो अगर हम ज्यादा स्लाइड स्टेन करते हैं तो प्रेफर करेंगे कि 95% इथेनॉल ही, ताकि हम डाल दें और डाल करके उसको छोड़ सकें 1 से 2 मिनट के लिए, हमारे पास टाइमिंग रह सके। तीसरी तरफ अब हम करते हैं क्या कि एसीटोन अल्कोहल मिक्सचर दोनों को 1:1 के रेशियो में आधा आधा मिला दिए। इससे होगा क्या कि एसीटोन की पेनिट्रेशन पावर काफी ज्यादा, अल्कोहल की पेनिट्रेशन पावर कम है। इससे होगा क्या कि दोनों मिक्स जैसे ही होगा, इट बिकम्स मिनिमाइज, यानी कि आप बीच में आ जाएगा, मिड में हो जाएगा और आराम से 20 to 30 सेकेंड्स में ये होगा। ये बेहतर यही है कि इसको दोनों को मिक्स करके हम इजी वे में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें नुकसान होने के भी चांसेस कम है और इजी वे में हम इसको यूज कर सकते हैं। अब बात है कि यहाँ पर हुआ, अब चेंजेस जो यहाँ पे देखें तो एक तरफ ग्राम पॉजिटिव अगर बैक्टीरिया है तो वो वायलेट कलर मेंटेन करेगा और ग्राम नेगेटिव है तो वायलेट कलर लूज कर जाएगा। चौथा स्टेप हमारा आता है काउंटर स्टेनिंग का, दिस इज काउंटर स्टेनिंग, चौथा स्टेप। इसमें हम लोग सेफ्रानिन इस्तेमाल कर सकते हैं, निकोटिन इस्तेमाल कर सकते हैं या डाइल्यूटेड कार्बन फिश शीट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही काउंटर, ये दोनों सेल यहाँ पर पिक्चर आ गया है, एक तरफ सेल हो सकता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो तो वायलेट कलर मेंटेन करेगा और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो तो वो वायलेट कलर लूज कर जाएगा। अब यहाँ पे हम डाल दिए काउंटर स्टेट के रूप में सेफ्रानिन डाल देते हैं फॉर 1 मिनट, 1 मिनट के लिए डालें। इससे होगा क्या कि ये जो है इस तरफ एक तरफ हुआ है कि ये हमारा वायलेट कलर अगर मेंटेन किए हुआ कोई सेल है तो वो क्या करेगा कि हमारा कोई कलर उसमें नहीं एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी कलर्ड है, वो कलर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। और दूसरी तरफ अगर एक कॉमन सी बात देखें तो ऑलरेडी वो ब्लू कलर है, हमारा जो हम डाल रहे हैं सेफ्रानिन, दिस इज रेड कलर, तो ब्लू कलर पे रेड कलर चढ़ना काफी मुश्किल होता है। इसलिए कहा जाता है काउंटर स्टेनिंग हमेशा कॉन्ट्रास्ट कलर होता है, हमेशा कंट्रास्ट कलर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कंट्रास्ट कलर करने का मतलब कि वैसा कलर, देखिए एक तरफ हमारा डीप कलर है, एक तरफ लाइट कलर है, ब्लू एंड राइट, ब्लू एंड रेड, ब्लू और रेड रहता है कि अगर एक तरफ ब्लू है और एक रेड है, दोनों को इजी वे में डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो यहां पर कलर कोई चेंज वाला ब्लू था, ये हम लोग क्या किए, यहां पर कोई सेल में कोई कलर नहीं रहेगा, वायलेट कलर अपना मेंटेन करेगा। लेकिन चूंकि यहां पे एक सेल से क्या हुआ, अगर ग्राम नेगेटिव सेल है तो वो सेल क्या करेगा, चूंकि कलरलेस हो गया है, वो रेड कलर ले लेगा, एब्सॉर्ब कर लेगा और सेल हमारा क्या होगा, तो रेड नजर आने लगेगा। इस तरह से हो रहा है, हमारा नजर आ रहा है कि क्या होगा, अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है देन इट विल बी वायलेट इन कलर और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है देन इट विल बी रेड इन कलर। तो ये हुआ। अब है कि क्या क्या रिपोर्टिंग में क्या क्या इंफॉर्मेशन डालेंगे। तो रिपोर्टिंग में पहले हम लोग ऑब्जर्व क्या क्या करेंगे, क्या क्या देखेंगे। पहली चीज बैक्टीरिया प्रेजेंट है कि नहीं, और अगर प्रेजेंट है तो कितना प्रेजेंट है। उसमें हम लोग इस तरह से रिपोर्ट कर सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा मात्रा में है, मॉडरेट, कुछ कम है, फ्यू, और एकदम कम है, बहुत कम मिल रहा है, स्कैंटी। देख ग्राम रिएक्शन कि हमको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मिला है या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मिला है। थर्ड मॉर्फोलॉजी, तीसरा चीज देखेंगे मॉर्फोलॉजी, कोकाई है, डिप्लोकोकाई है, स्ट्रेप्टोकोकाई है, रॉड्स है, कोकोबैसिलाई है। इस तरह के अलग अलग क्या क्या चीज इसमें नजर आ रहा है, किस टाइप का बैक्टीरिया, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बैक्टीरिया का क्या है। नेक्स्ट वो कहीं इंट्रासेलुलर तो नहीं है। नेक्स्ट पर प्रेजेंस ऑफ फर्स्ट सेल मिला है कि नहीं मिला है, प्रेजेंस ऑफ ईस्ट सेल और एपिथेलियल सेल, ये सब चीज मिल रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि अगर हमने यूरेथ्रल स्मीयर का एग्जामिनेशन किया है तो हमको हो सकता है कि ऐसा रिपोर्टिंग
मिले कि ग्राम नेगेटिव, पहला बात नंबर की बात कर रहे हैं तो मॉडरेट नंबर ऑफ ग्राम नेगेटिव इंट्रासेलुलर डिप्लोकोकाई एंड many pus cells are present in smear. This will be reporting. ऐसा रिपोर्टिंग हो सकता है कि आपको कम मिले तो स्कैंटी लिख सकते हैं, बहुत कम मिले तो स्कैंटी लिख सकते हैं। स्कैंटी नंबर ऑफ ग्राम नेगेटिव इंट्रासेलुलर डिप्लोकोकाई एंड मेनी पस सेल्स आर प्रेजेंट, या पस सेल नहीं मिले तो डिप्लोकोकाई आर प्रेजेंट डायरेक्ट, यानी कि अलग-अलग रिपोर्टिंग आप कर सकते हैं, लेकिन रिपोर्टिंग के लिए इतने इंफॉर्मेशन होने जरूरी है, इतने चीज को हम लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे। अब बात आती है कि हमने रिपोर्टिंग किया, हमारी गलत रिपोर्टिंग कब हो सकती है, हम गलत रिपोर्टिंग कब कर सकते हैं, यानी कि है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, हमने ग्राम नेगेटिव कर दिया, ये कब हो सकता है, रिस्पांस ग्राम नेगेटिव रिपोर्टिंग कब हो सकता है, तो ये इसके कुछ चांसेस होते हैं, जैसे एंटीबायोटिक थेरेपी, अगर पेशेंट से जिसके हमने मटेरियल लिया है एग्जामिनेशन के लिए, अगर एंटीबायोटिक उसको दिया गया होगा, एंटीबायोटिक का कोर्स उसका चल रहा होगा, तो हो सकता है इससे होता क्या है, एंटीबायोटिक चलने से बैक्टीरिया का सेल वॉल रप्चर करता है, और अगर सेल वॉल ही रप्चर कर दिया तो स्टेन कैरी वो नहीं करेगा, जब स्टेन कैरी नहीं करेगा तो ग्राम पॉजिटिव होने के बाद भी वो ग्राम नेगेटिव कलर दे देगा। क्योंकि हमने देखा है कि वायलेट कलर तभी रिटेन कर पाता है जब उसका हमारा सेल वॉल प्रॉपर हो, पेप्टाइडोग्लाइकन की वजह से हमारा मेंटेन रहता है वायलेट कलर, इसीलिए अगर सेल वॉल ही डैमेज है तो फिर कलर को एब्जॉर्ब वहां नहीं कर पाएगा, रिटेन नहीं कर पाएगा, डिक्लोराइज हो जाएगा। दूसरा, डिक्लोराइज होने के बाद से हमारा कलर कौन सा पकड़ेगा, जो कॉन्ट्रास्टिंग करेंगे सैफ्रानिन से वो रेड कलर पकड़ेगा, और रेड कलर का मतलब हम लोग समझेंगे कि वो ग्राम नेगेटिव है, एक्चुअल में ग्राम पॉजिटिव था, उसका एंटीबायोटिक थेरेपी की वजह से सेल वॉल रप्चर हो चुका था। दूसरा, एक से हीट फिक्सेशन, अगर हीट फिक्सेशन भी अगर ज्यादा करेंगे, हीट अगर हम बार बोल रहे हैं 50 to 60 डिग्री हीट देंगे और देखेंगे कि यहाँ हमारा बर्दाश्त कर पा रहा है, उतना ही हीट दे पाएंगे, ठीक है ना, उतना ही देंगे। तो इससे अगर ज्यादा हीट देते हैं उससे क्या होता है, सेल वॉल उससे भी रप्चर हो जाता है। फिर बात वही है कि सेल वॉल अगर रप्चर हो जाएगा तो हमारा वायलेट कलर रिटेन नहीं कर पाएगा, डिक्लोराइज हो जाएगा और फिर ग्राम नेगेटिव रिपोर्ट होने लगेगा। नेक्स्ट वन इज ओवर डिक्लोराइजेशन। ओवर डिक्लोराइजेशन करने का मतलब कि अगर वही बात हम लोग कर रहे थे, पिक्चर हमने डिस्कस किया था कि अगर एसीटोन डाल देंगे, ज्यादा देर में डाल देंगे, उसका टोटल कलर वॉश आउट हो जाएगा, ग्राम पॉजिटिव भी उसमें कलर अपना रिटेन नहीं कर पाएगा, तो उस केस में भी हमारा क्या होगा कि हमको ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव जैसा नजर आएगा। अगर आयोडीन, अगर पुराना आयोडीन, ख्याल करेंगे इस स्टेज में हम लोग न्यू लॉट्स इस्तेमाल करेंगे या ज्यादा पुराना, काफी पुराना लॉट अगर इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि आयोडीन उसमें डैमेज हो चुका हुआ, खराब हो चुका हुआ, तो उस वक्त भी हमारा स्टेन कैरी नहीं करेगा, नेगेटिव नजर आएगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया नजर आएगा। स्मीयर अगर ओल्ड कल्चर का यानी कि पुराना कल्चर का स्टेन, अगर आज हमको स्टेन करना है, कल उसको स्टेन करना है, कल्चर हमारा पुराना 24 घंटा के बाद का हो गया, 48 घंटे का हो गया, इस तरह का अगर कल्चर अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें भी क्या होता है कि बैक्टीरिया बाय एज उसका सेल वॉल डैमेज होने लगता है, इस वजह से वो कलर रिटेन नहीं कर पाएगा। तो इन कुछ केसेस हैं जिसमें हमारा क्या होगा कि ग्राम पॉजिटिव होने के बाद भी हमारा ग्राम नेगेटिव नजर आएगा। दूसरी बात कि अगर ग्राम नेगेटिव है, ग्राम पॉजिटिव कब दिखेगा, इसके लिए स्मीयर की बात, प्रिपरेशन ऑफ स्मीयर में हम लोग डिस्कस किए थे कि प्रिपरेशन बनाने का, स्मीयर बनाने का कुछ को थिन बनाते हैं, कुछ को थिक बनाते हैं। अगर कुछ ऐसे हैं कि तो थिक बनाना हमको थिक काफी बना देंगे तो होगा क्या कि बैक्टीरिया तक हमारा डिक्लोराइजर पहुंच नहीं पाएगा, वो डिक्लोराइज नहीं कर पाएगा, ग्राम नेगेटिव को भी वो डिक्लोराइज नहीं कर पाएगा और वो ग्राम पॉजिटिव यानी कि वायलेट कलर रिटेन किए हुए रहेगा। वायलेट कलर रिटेन किए रहेगा तो हमारा क्या होगा कि हमारा है ग्राम नेगेटिव लेकिन नजर आएगा ग्राम पॉजिटिव, यानी कि टू थिक, बहुत मोटा स्मीयर बनाने पर भी ऐसा हो सकता है। मोटा स्मीयर बनाएंगे तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की तरह यानी कि वायलेट कलर नजर आएगा। अब बात करें कि हर टोटल जितने बैक्टीरिया हैं, सब बैक्टीरिया अपना ग्राम स्टेन में कैटेगराइज नहीं हो पाता है, ग्राम नेगेटिव या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कैटेगराइज। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ग्राम स्टेन नहीं रिटेन
दूसरा ट्रिपल पैलिडियम की बात करेंगे, वो भी ग्राम स्टेन नहीं कर पाता है, इसीलिए इसको है कि अलग अलग स्टेन की जरूरत पड़ती है, उसमें हम लोग करेंगे। थैंक यू। जो बात करने जा रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम फिजियोलॉजी सब्जेक्ट, इसमें जो हम लोग स्टडी करेंगे कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट, ब्लड प्रेशर और हार्ट साउंड्स। लेकिन इससे पहले हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ हार्ट देते हैं। As you know, heart is a hollow muscular organs that pumps blood as well as sucks blood. Means ये blood को पंप भी करता है और sucking का मतलब यहाँ पर होता है it receives the blood. ठीक है? और ये हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं, namely right atrium, right ventricle, left atrium and left ventricles. एट्रिया को हम रिसीविंग चेम्बर्स भी कहते हैं, एट्रिया को हम रिसीविंग चेम्बर्स भी कहते हैं, और वेंट्रिकल्स को हम पंपिंग चेम्बर्स कहते हैं। एट्रिया को हमारे जो है जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को हम प्लूरल में हम इसको एट्रिया कहते हैं, और वेंट्रिकल्स को प्लूरल फॉर्म में हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। तो राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, these are the receiving chambers, means they receive the blood in them, and whereas the ventricles are pumping chambers, they pump out the blood to the different parts of the body. तो इसको समझने से पहले हम कोर्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन टू द हार्ट, ठीक है। मॉडल जो है आपके पास हार्ट का है, ठीक है। इसमें 4 चेम्बर्स दर्शाया गया है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ये जो देख रहे सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, ये दोनों ग्रेट वेन से राइट एट्रियम जो है ब्लड रिसीव करता है। कौन सा ब्लड रिसीव करता है भाई? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मीन्स इट रिसीव्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आफ्टर रिसीविंग the blood then goes to the right ventricle through the tricuspid valve. You can see here the tricuspid valve, means the blood जो है right atrium से right ventricle में किसके थ्रू जाता है? tricuspid valve के थ्रू, ठीक है। right ventricle तब जो है blood पंप करता है lungs में। क्यों पंप करता है भाई? ऑक्सीजनेशन। हमको ब्लड को ऑक्सीजनेट करना है, तो ब्लड को ऑक्सीजनेशन कहाँ पे होता है भाई? लंग्स में। तो ये किसके थ्रू जाता है? राइट वेंट्रिकल्स पंप करता है लंग्स में थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट आर्टरी? पल्मोनरी आर्टरी। ये जो आर्टरी है एक्सेप्शन है। आर्टरी ऐसे तो आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, लेकिन यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी इज एक्सेप्शन, इज द ओनली आर्टरी that carries the deoxygenated blood. अब जब ब्लड जो लंग्स में पहुंच गया, वहां पर क्या होता है भाई? ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है। The blood is then oxygenated and from the lungs it again returns back to heart. From the lungs, after it is oxygenated, it again returns back to the heart through the pulmonary veins. Through the पल्मोनरी वेन्स, यहाँ पे आप पल्मोनरी वेन्स देख सकते हैं, ठीक है। तो ब्लड जो है अब कहाँ पर आएगा? पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। कहाँ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में। और लेफ्ट एट्रियम से फिर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा थ्रू द माइट्रल वाल्व। माइट्रल वाल्व को हम क्या कहते हैं? बाइकस्पिड वाल्व। यहाँ पर मैंने जो है बाइकस्पिड यूज किया होगा। तो माइट्रल एंड बाइकस्पिड वाल्व्स आर द सेम थिंग्स। The left ventricle then pumps out the blood through the aorta. The left ventricle जो है it pumps out the blood through the aorta. तो ये आप aorta देख रहे हैं, एक्चुअली ये aorta जो है ये ascend करता है इस तरह से and then arches back, ठीक है। एक्चुअली आपको aorta लग रहा है यहाँ से, लेकिन एक्चुअली it's arising from here, it ascends upward and then arches back, ठीक है। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो है aorta के थ्रू ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुंचाता है। ये कैसा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। व्हाट काइंड ऑफ ब्लड इट इज?
इट इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हमको क्या पढ़ना है भाई? फिजियोलॉजी पढ़ना है। ये तो आपको सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड थ्रू द हार्ट, लेकिन आपको ये जानना होगा कि ये हार्ट में दो फेजेस होता है, सिस्टोलिक फेज एंड डायस्टोलिक फेज। सिस्टोलिक फेज का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। और डायस्टोलिक फेज का मतलब होता है रिलैक्सेशन। तो डायस्टोलिक फेज में हार्ट का चेम्बर्स रिलैक्स करता है और सिस्टोलिक फेज में ये क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो अब सिस्टोलिक फेज जो होता है, एट्रियल का सिस्टोलिक फेज अलग होगा, वेंट्रिकल्स का सिस्टोलिक फेज अलग होगा। डायस्टोल में एट्रियल का डायस्टोल अलग होगा, वेंट्रिकुलर का वेंट्रिकल्स का सॉरी डायस्टोल जो होगा अलग होगा। ठीक है, एट्रियल सिस्टोल, यानी जब हम एट्रियल सिस्टोल की बात करते हैं तो बोथ द एट्रियल्स गो इनटू सिस्टोल साइमल्टेनियसली, मींस दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्शन में जाता है। ठीक है, अब जब हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात कर रहे हैं तब दोनों वेंट्रिकल्स एक साथ सिस्टोल में जाता है। ठीक है, अब जब हम डायस्टोलिक फेज की बात करते हैं तो एट्रियल डायस्टोल मींस कि आपका एट्रियम दोनों साथ रिलैक्स करता है। और जब हम वेंट्रिकुलर डायस्टोल की बात कर रहे हैं तो ये वेंट्रिकुलर जो वेंट्रिकल्स जो है ये एक साथ रिलैक्स करता है। एक और बात आपको बता दूं, जब एट्रियम सिस्टोल में रहेगा तो वेंट्रिकल्स डायस्टोल में रहेगा। एक बहुत अच्छी बात आप लोग जान लीजिए, जब एट्रियम सिस्टोल में रहेगा तो वेंट्रिकल्स डायस्टोल में रहेगा, और जब वेंट्रिकल सिस्टोल में रहेगा एट्रियम डायस्टोल में रहेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बेहद जरूरी है। तो जब एट्रियम सिस्टोल में रहता है तो क्या होता है? एट्रियम सिस्टोल मीनिंग एट्रियम इज पंपिंग आउट द ब्लड। एट्रियम इज पंपिंग आउट द ब्लड। अब वेंट्रिकल डायस्टोल का मतलब वेंट्रिकल्स आर रिसीविंग द ब्लड, मींस रिलैक्सेशन में ब्लड को रिसीव किया जाता है और सिस्टोलिक में ब्लड को पंप किया जाता है। अब आप लोग जानिए, जब एट्रियम सिस्टोल में रहेगा वेंट्रिकल्स डायस्टोल में रहेगा, तो सिस्टोल में क्या होगा? एट्रियम पंप करता रहेगा, वेंट्रिकल रिलैक्स रहेगा ताकि वेंट्रिकुलर फिलिंग्स हो सके, ताकि वेंट्रिकुलर फिलिंग हो सके। उसके बाद ये साइकिल इसी तरह चलता जाता है। एट्रियम सिस्टोल में जाएगा, वेंट्रिकल डायस्टोल में रहेगा, वेंट्रिकल सिस्टोल में जाएगा, एट्रियम रिलैक्स करेगा, डायस्टोल में जाएगा। दिस साइकिल इज रिपीटेड, दिस साइकिल इज रिपीटेड। तो अब हम लोग जो है शॉर्ट में हम बात करेंगे कार्डियक साइकिल। हमको उससे स्टार्ट करना है कार्डियक साइकिल का जो शॉर्ट डेफिनेशन है, द इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन हार्ट ड्यूरिंग ईच बीट, यानी हार्ट में जो भी घटनाक्रम हो रहा है एक बीट में, उसको हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। ठीक है, ये कार्डियक साइकिल जो होता है 0.8 सेकंड का होता है। ये उसी तरह डिवाइडेड है, एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल। इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल का डेफिनेशन जो होता है, द इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन हार्ट ड्यूरिंग वन बीट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। यानी एक बीट के दौरान जो हार्ट के अंदर जो घटनाक्रम हो रहा है उसको हम एक कार्डियक साइकिल कहते हैं। ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलता है। एक कार्डियक साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है दैट इज अबाउट 0.8 सेकेंड्स। कितना होता है जी? दैट इज अबाउट 0.8 सेकेंड्स। अब इसमें जैसे हमने आपको बता दिया था कि एट्रियल सिस्टोल में जाएगा तो उस टाइम वेंट्रिकल डायस्टोल में रहेगा, जब वेंट्रिकल सिस्टोल में रहेगा तो एट्रियल डायस्टोल में रहेगा। इससे फायदा क्या होता है? सिस्टोल में हम जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन होता है और डायस्टोल में हम जानते हैं कि रिलैक्सेशन होता है। तो सिस्टोल में ब्लड जो होता है पंप आउट होता है और डायस्टोल में ये ब्लड जो है फिलअप होता है।
तो जब एट्रियम सिस्टोल में रहेगा, वेंट्रिकल्स आर इन द स्टेज ऑफ डायस्टोल, मींस दे आर इन द फिलिंग स्टेज, दे आर इन द फिलिंग स्टेज, एंड व्हेन द वेंट्रिकुलर गोज इनटू सिस्टोल, द एट्रियम इज इन डायस्टोल। तो ये घटनाक्रम चलती रहती है। इसमें ट्राइकुस्पिड वेल्व्स का खुलना बंद होना, सेमिलुनर वेल्व्स का खुलना बंद होना, इस तमाम जो प्रक्रिया जो चलती रहती है, इसको हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। तो सबसे पहले जो होता है ऐसे नोड हम जानते हैं जहाँ से इम्पल्स ओरिजिनेट करता है, इम्पल्स जो है ओरिजिनेट करता है, चल तो सबसे पहले कहाँ पर पहुँचेगा भाई? एट्रियम में पहुँचेगा। तो एट्रियम इसमें क्या होगा? एट्रियम का सिस्टोल। ये जो फेज है दैट इज फॉर अ वेरी लिमिटेड टाइम, मीन्स 0.1 सेकेंड। तो जैसे सिस्टोल में रहेगा, वेंट्रिकल्स विल बी इन डायस्टोल। तो सिस्टोल होने के बाद एट्रियम जो है डायस्टोल में चला जाएगा, ये लंबा पीरियड है, और वेंट्रिकल्स जो है सिस्टोल में रहेगा। ठीक है, तो जब एट्रियम सिस्टोल में रहेगा तो वेंट्रिकल डायस्टोल में, यानी वेंट्रिकल उस दौरान फिलअप होगा, उस दौरान फिलअप होगा। और जब वेंट्रिकल फिलअप हो जाएगा तब मेरा सेमिलुनर वेल्व्स जो है और ये भी वेल्व्स जो है वो बंद होगा। तो हम ये जो कह रहे हैं, जब एट्रियम सिस्टोल में तो उस दौरान वेंट्रिकल्स जो है फिलिंग फेज में रहेगा। जो जब ब्लड वेंट्रिकल्स में फिलअप हो जाएगा तो तब जाके वेंट्रिकल जो है सिस्टोल में जाएगा। तो ये जब सिस्टोल में जाएगा तो उस टाइम ब्लड क्या होगा? इजेक्ट आउट होगा, ब्लड जो है इजेक्ट आउट होगा थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी एंड द aorta, means both the valves will open up, semilunar valves will open up and the blood will be pumped out. Okay, तो अब ये जो दर्शाया गया है यहाँ पे, दोनों जो है एट्रियम एक साथ सिस्टोल में जाएगा और वेंट्रिकल जो है एक साथ डायस्टोल में जाएगा। वैसे जब वेंट्रिकल जो है सिस्टोल डायस्टोल में रहेगा, एट्रियम सिस्टोल में रहेगा। तो ये प्रक्रिया ये चलती रहती है, इसी को हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। वाले हैं कार्डियक आउटपुट। ये फिजियोलॉजी का सीरियस का कहिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको समझना बेहद जरूरी है। कार्डियक आउटपुट, the amount of blood pumped by each ventricle per minute is called cardiac output। कहने का मेरा मतलब यही है कि हमारा जो वेंट्रिकल्स जो है पर मिनट में कितना ब्लड को इंजेक्ट कर रहा है, यानी कितने अमाउंट में ब्लड इंजेक्ट कर रहा है। तो इससे क्या होता है, अगर हमारा ब्लड इंजेक्शन सही है हार्ट से वेंट्रिकल से, तो हमारे बॉडी को ब्लड सप्लाई सही से मिलेगा। अगर यही कार्डियक आउटपुट फॉल कर जाएगा तो हमारा ये जो बॉडी के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा। तो इससे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम इसका ये फॉर्मूला देख रहे हैं यहाँ पर, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट रेट हम जानते हैं, व्हाट इज द हार्ट रेट, दैट इज 72 बीट पर मिनट अप्रॉक्स, एंड द स्ट्रोक वॉल्यूम इज 70 ml, means approximately 5 liters of blood are pumped per minute by these ventricles। अगर मान लीजिए अगर कार्डियक आउटपुट किसी का फॉल करे तो हमारे जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स है, ब्रेन है, लंग्स है, लिवर है, किडनी है, मसल्स है, वो सब में क्या होगा? ब्लड सप्लाई फॉल होगा, ब्लड सप्लाई फॉल करना है, जिसके वजह से ऑल दोज ऑर्गन्स विल स्टार्ट सफरिंग। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये फैक्टर्स जो है, कौन कौन फैक्टर्स जो है कार्डियक आउटपुट को गवर्न करता है। सबसे पहला है हार्ट रेट। हार्ट रेट आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट।
अगर हार्ट रेट इंक्रीज करेगा तो मेरा कार्डियक आउटपुट इंक्रीज कर जाएगा। अगर मान लीजिए कि किसी का हार्ट रेट 80 हो गया, 85 हो गया, तो डेफिनेटली हिज कार्डियक आउटपुट विल इंक्रीज। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक लिमिटेशन ये होता है, इसमें क्या होता है कि आपका वेंट्रिकुलर फीलिंग सही होना चाहिए। अगर वेंट्रिकुलर फीलिंग कम हो गया, हार्ट रेट बढ़ने पर भी मेरा कार्डियक आउटपुट नहीं बढ़ेगा। अब दूसरा होता है प्री लोड। ये प्री लोड से आप क्या समझते हैं? ये बहुत नया वर्ड आपके लिए होगा जो फिजियोलॉजी में नया है। प्री लोड जो होता है, द अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन द वेंट्रिकल बिफोर द सिस्टोल बिगिंस, यानी सिस्टोल को शुरू होने से पहले जो हार्ट के वेंट्रिकल में जो ब्लड जमा रहता है, दैट इज द प्री लोड। अगर प्री लोड इंक्रीज करेगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज कर जाएगा। प्री लोड डिक्रीज कर जाएगा तो कार्डियक आउटपुट फॉल करेगा। कंप्लायंस ऑफ हार्ट, कंप्लायंस ऑफ हार्ट से मतलब होता है यहाँ पर कि स्ट्रेचिंग कैपेसिटी ऑफ हार्ट। स्ट्रेचिंग कैपेसिटी, अगर हमारा हार्ट अच्छे से स्ट्रेच करता है तो हार्ट में क्या होगा, ब्लड फिलअप अच्छे से होगा। अगर मान लीजिए किसी को हार्ट में फाइब्रोसिस हो गया या वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो गया, तो उसमें क्या होगा, हार्ट का मसल्स स्ट्रेच ठीक से नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से मेरा फिलिंग एबिलिटी कम हो जाएगी। अगर फिलिंग एबिलिटी कम हो जाएगी, ऑटोमेटिक कार्डियक आउटपुट फॉल कर जाएगा। ऑटोमेटिकली क्या होगा, कार्डियक आउटपुट फॉल कर जाएगा। चौथी बात है आफ्टर लोड। जब वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल से या राइट वेंट्रिकल से जब ब्लड बाहर निकलता है, उसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। वैल्व्स ऑफ द एओर्टा या एओर्टिक प्रेशर से जो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, उसको हम आफ्टर लोड कहते हैं। आफ्टर लोड इंक्रीज करेगा, ठीक है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज करेगा, कार्डियक आउटपुट फॉल कर जाएगा। अगर डिक्रीज कर जाएगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसमें एक और चीज है, कार्डियक स्टेट ऑफ कार्डियक मसल्स, मींस कॉन्ट्रैक्टिलिटी पावर ऑफ हार्ट। कॉन्ट्रैक्टिलिटी पावर ऑफ हार्ट से हमको मतलब है कि मेरा हार्ट के मसल्स में कितना पावर है कि वो ब्लड को इजेक्ट कर दे, वो ब्लड को इजेक्ट कर दे। मान लीजिए कि मेरा हार्ट मसल डैमेज हो गया, द कॉन्ट्रैक्टिलिटी पावर ऑफ हार्ट विल डिक्रीज, वो डिक्रीज करेगा, जिसके कारण क्या होगा, कार्डियक आउटपुट फॉल। मान लीजिए किसी को मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो, जिसको हम एक वो आम बोलचाल के भाषा में हार्ट अटैक कहते हैं। तो उस हार्ट अटैक में अगर हार्ट का मसल्स वीक हो गया तो कार्डियक आउटपुट क्या होगा, फॉल कर जाएगा। ठीक है, एक चीज़ आप इसमें हम नहीं लिखे हैं, क्या है, द ब्लड वॉल्यूम। तो ब्लड वॉल्यूम भी जो है वो भी कार्डियक आउटपुट को इफेक्ट करता है। दैट इज द प्री लोड। अगर आप प्री लोड की कंडीशन में आता, अगर मान लीजिए किसी को ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई, ठीक है, तो उसका क्या होगा, प्री लोड घट जाएगा, कार्डियक आउटपुट फॉल कर जाएगा। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर दैट अफेक्ट्स द कार्डियक आउटपुट। ओके, आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। ब्लड वॉल्यूम। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा, देखिए, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। आप लोग एक बीमारी का नाम सुना होगा, हार्ट फेलियर, है ना। हार्ट फेलियर का मतलब क्या होता है, द पंपिंग एबिलिटी ऑफ द हार्ट इज डिक्रीज्ड, मीन्स जो हार्ट की जो पंपिंग एबिलिटी है वो उसमें क्या हो गया है, वो डिक्रीज करेगा, यानी जो कार्डियक आउटपुट जो है वो फॉल करेगा। कार्डियक आउटपुट जो 5 लीटर पर मिनट होना चाहिए वो क्या होगा, फॉल कर गया। तो हमारे पास दो वेंट्रिकल्स हैं, राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। राइट वेंट्रिकल्स फेलियर होता है और दूसरा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकुलर फेलियर में क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ द राइट वेंट्रिकल इज डिक्रीज्ड, मीन्स द कार्डियक आउटपुट बाय द राइट वेंट्रिकल इज रिड्यूस्ड। अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होगा तो द
कार्डियक आउटपुट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल हैज फॉलन। तो ये दो तरह का फेलियर होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, कार्डियक आउटपुट ही फॉल करता है। क्या फॉल करता है? कार्डियक आउटपुट। तो हार्ट फेलियर एक ऐसी बीमारी है जिसमें मेरा कार्डियक आउटपुट फॉल करता है। अब मान लीजिए हम अगर ये लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होगा तब कार्डियक आउटपुट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल विल फॉल, जिसके कारण क्या होगा भाई, when the cardiac output falls, the blood supply to the important organs will also decrease. The blood supply to the important organs will also decrease. किडनी भी थोड़ा यूरिन कम आउटपुट होने लगेगा, है ना, लीवर में प्रॉब्लम आने लगेगा, मसल्स में ब्लड सप्लाई नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद मेरा पल्मोनरी वेन्स में मेरा हाइपरटेंशन इंक्रीज टेंशन होने लगेगा, जिसके वजह से हमको क्या होगा, पल्मोनरी एडीमा होगा, ब्रेथलेसनेस होगा, है ना। तो ये सब फीचर्स जो होता है हार्ट फेलियर में होता है ड्यू टू द फॉल इन कार्डियक आउटपुट। ये कार्डियक आउटपुट के फॉल होने की वजह से जो बीमारी होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, हार्ट फेलियर कहते हैं। तो ये हार्ट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर और राइट वेंट्रिकुलर फेलियर। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में लेफ्ट वेंट्रिकल का कार्डियक आउटपुट घटेगा, राइट वेंट्रिकल्स में राइट वेंट्रिकल का कार्डियक आउटपुट घटेगा। हार्ट साउंड्स, ये हार्ट साउंड तो सब लोग को मालूम होगा, जो हार्ट में जो आवाज़ उत्पन्न होती है। तो ये एक्चुअली अगर हम इसका फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो ये 4 तरह का हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग ईच साइकिल of the heart. Means during each cardiac cycle there are 4 types of heart sound produced. पहला है फर्स्ट हार्ट साउंड, दूसरा है सेकंड हार्ट साउंड, तीसरा है थर्ड हार्ट साउंड और चौथा है फोर्थ हार्ट साउंड, ठीक है। तो ये फर्स्ट हार्ट साउंड और सेकंड हार्ट साउंड को हम लोग जो है आसानी से स्टेथोस्कोप लगा के सुन सकते हैं, लेकिन स्टेथोस्कोप से ये थर्ड और फोर्थ हार्ट साउंड सुनाई देती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करें फर्स्ट हार्ट साउंड होता है क्या। ये जो हार्ट साउंड जो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द क्लोजर ऑफ एवी वेल्व्स, यानी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व्स होने के, वेल्व बंद होने की वजह से जो आवाज़ सुनाई पड़ती है उसको हम फर्स्ट हार्ट साउंड कहते हैं, ठीक है। और ये जो लॉन्गर ड्यूरेशन का होता है लो फ्रिक्वेंसी का साउंड होता है, इसको हम लब के नाम से भी जानते हैं। और ये सबसे बेस्ट कहाँ पर आदमी सुन सकता है, एपेक्स बीट। फर्स्ट हार्ट साउंड हम लोग को स्टेटस ऑफ बोथ ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व्स का स्टेटस में। अब आइए सेकेंड हार्ट साउंड। सेकेंड हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द सेमिलुनर वेल्व्स। जब सेमिलुनर वेल्व्स बंद होता है, इस वेल्व्स के बंद होने से जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको हम सेकेंड हार्ट साउंड कहते हैं, है ना। इट इज ऑफ शॉर्टर ड्यूरेशन एंड स्लाइटली ऑफ हायर पिच, यानी इसके मुकाबले में ये अगर लो फ्रिक्वेंसी का है तो ये थोड़ा स्लाइटली हायर पिच है एंड कैन बी बेस्ट हर्ड ओवर द आयोटिक एरिया, और इसको डफ के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए थर्ड हार्ट साउंड। ये जनरली ये हार्ट साउंड स्टेथोस्कोप से सुनाई नहीं पड़ता है। ये हार्ट साउंड स्टेथोस्कोप से सुनाई नहीं पड़ता है, और अगर सुनाई पड़ा तो इससे क्या इंडिकेट करेगा, नॉर्मल कंडीशन ऑफ हार्ट, ठीक है। इसको सुनाई कुछ पड़ने की वजह कौन सी है भाई, जब हमारे वेंट्रिकल्स में जो ब्लड फ्लो करता है उसमें जो टर्बुलेंस जो पैदा होता है उसी के कारण जो है ये थर्ड हार्ट साउंड होता है। अब आइए सबसे लास्ट में है फोर्थ हार्ट साउंड। फोर्थ हार्ट साउंड भी सिमिलरली इसी तरह का है ना, थर्ड हार्ट साउंड की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या खास बात है, ये भी स्टेथोस्कोप से सुनाई नहीं पड़ता है, और ये भी अगर सुनाई पड़ा तो ये क्या बताता है, abnormality of the heart बताता है, ठीक है। That is when it is being heard by the stethoscope।
इसका जो प्रोड्यूस होने का जो कारण है टर्बुलेंस ऑफ ब्लड फ्लो इनटू द एक्टिया। एक्टिया में जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसमें जो टर्बुलेंस जो पैदा होती है उसी कारण ये फोर्थ हार्ट साउंड सुनाई पड़ता है। ये जस्ट फर्स्ट हार्ट साउंड के पहले। तो हम लोग फर्स्ट हार्ट साउंड और सेकंड हार्ट साउंड ये दोनों हार्ट साउंड को स्टेथोस्कोप से सुनते हैं, लेकिन थर्ड और फोर्थ को स्टेथोस्कोप से सुनाई नहीं दिया जाता है। ठीक है, नहीं सुनाई पड़ता। ब्लड प्रेशर का जो डेफिनेशन है कैन बी डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लोइंग ब्लड ऑन द लैटरल वॉल्स ऑफ आर्टरीज और वेसल्स। वेसल्स मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा है क्योंकि इट कैन बी इवन वेन्स। तो कभी किसी दूसरे और कंडीशन में वेनस ब्लड प्रेशर भी दिया है, लेकिन जो हम लोग जो ब्लड प्रेशर का जो नॉर्मल सेंस में बात करते हैं वो आर्टरी ब्लड प्रेशर। ठीक है, इसको एक्सप्रेस किस फॉर्म में किया जाता है? एचडी के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। मैथमेटिकली हम जब इसको देखेंगे इट इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल रेजिस्टेंस। इससे हमको क्या पता चलता है कि अगर कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा या पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़े, दोनों केसेस में क्या होगा? हमारा ब्लड प्रेशर जो है बढ़ेगा। अगर कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ता है, उस कंडीशन में मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अगर कार्डियक आउटपुट घटेगा तो ब्लड प्रेशर घटेगा। ठीक है, तो अब हम कोई इस चीज़ को इस तरह से समझ सकते हैं कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस एक्चुअली जब ब्लड फ्लो करता है, जो रेजिस्टेंस उसको मिलता है ड्यू टू द आर्टरीज, ड्यू टू द वॉल्स ऑफ आर्टरीज, ये आयोटा, उसको क्या कहते हैं? पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ओल्ड एज में क्या होता है कि ये जो आर्टरीज की जो वॉल्स होती है ये क्या हो जाती है? ज़्यादा सख्त हार्ड हो जाती है। ठीक है, उस पर फैलाव कम हो जाता है, जिसके वजह से ब्लड प्रेशर को ज़्यादा पेरिफेरल रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से ओल्ड एज में ब्लड प्रेशर क्या होता है? अमूमन बढ़ा रहता है। ठीक है, तो ये ब्लड प्रेशर इज ऑलवेज, in most of the cases it is increased because of the increase of the peripheral resistance. As you know, in old age the arteries gets hardened, and as a result of which the peripheral resistance is increased and the blood pressure too increases. ठीक है, अब ये ब्लड प्रेशर जो है इसको एक्सप्रेस किया जाता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक फॉर्म में। जो हाईएस्ट साइड ऑफ ब्लड प्रेशर देखते हैं हम उसको क्या कहते हैं? सिस्टोलिक साइड कहते हैं। जो हम लोअर साइड का या लोएस्ट साइड का देखते हैं उसको हम डायस्टोलिक कहते हैं। और ये लिखा भी जाता है सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक। ऐसे एक नॉर्मल केस में क्या है? 120/80 mmHg को नॉर्मल ब्लड प्रेशर माना जाता है। ठीक है, इसको हम नॉर्मल बीपी कहते हैं। अब ये देखिए, हाइपर ब्लड प्रेशर का दो अब नॉर्मल कंडीशन होता है, हाइपरटेंशन और दूसरा हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन एक ऐसा कंडीशन है जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जनरली 140/90 mmHg से ऊपर बढ़ेगा तो पेशेंट क्या किस चीज़ से सफ़र कर रहा है? हाइपरटेंशन, यानी हाई बीपी से सफ़र कर रहा है। ठीक है, इसलिए उसको इट रिक्वायर्स मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, अब हम हाइपरटेंशन को भी दो पार्ट में हम देखते हैं। एक होता है एसेंशियल हाइपरटेंशन और दूसरा होता है नॉन एसेंशियल हाइपरटेंशन। एसेंशियल हाइपरटेंशन में क्या है? इन एसेंशियल हाइपरटेंशन नो कॉज कैन बी आइडेंटिफाइड, यानी कोई भी मेडिकल कॉज आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है। ठीक है, इसका कारण क्या है? वो कारण बस एक ही है, दैट इज द पेरिफेरल रेजिस्टेंस। लेकिन उसके अलावा और कोई कारण बीमारी नहीं पता चलती। लेकिन दूसरे साइड अगर नॉन एसेंशियल हाइपरटेंशन हम देखते हैं तो उसमें क्या होता है? देयर इज ऑलवेज अ कॉज। किसी को अगर क्रोनिक किडनी डिजीज है, CKD, उसमें भी हाइपरटेंशन बढ़ा रहता है। तो अगर कोई भी बीपी का कंडीशन का हम लोग को कोई भी पेशेंट मिलता है, उसको हम क्या कर सकते हैं? उसको कम से कम हम उसके लिए कोई भी
नॉन एसेंशियल को रूल आउट करने के लिए हम उसका सेम क्रिएटिनिन, डायबिटीज़, ये सब हम उसका चेक करवाएंगे। जब कोई कॉज नहीं मिलता है तो हम इसको किस फॉर्म में डाल देते हैं, एसेंशियल हाइपरटेंशन। अगर कॉज मिलता है तो वी आर ट्रीटिंग द कॉज, एट द सेम टाइम वी आर प्रिस्क्राइबिंग द मेडिसिन ऑल्सो फॉर ब्लड प्रेशर। ना अब देखिए, अब दूसरा abnormal कंडीशन है हाइपोटेंशन। इट्स अ मेडिकल कंडीशन इन विच द ब्लड प्रेशर फॉल्स बिलो 100/60 mmHg, है ना। जब ब्लड प्रेशर 100/60 mmHg से नीचे हो जाता है तो अब इसको हाइपोटेंशन की कैटेगरी में डालते हैं, यानी हम कहते हैं इसको लो ब्लड प्रेशर हो गया और ऑलवेज रिक्वायर्स मेडिकल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ये कोई लो ब्लड प्रेशर कहने से काम नहीं चलता है ना, उसके लिए मेडिकल इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड और शुड बी डन। तो अब हम एक देखते हैं क्या क्या कॉज जनरली जो होता है डिहाइड्रेशन के कॉज में हाइपोटेंशन हो जाता है। किसी को एक्सेस ब्लीडिंग हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गया, उसमें भी ब्लड प्रेशर हो जाता है, हार्ट फेलियर में भी हो जाता है, सीवियर मायोकार्डियल इंफार्क्शन में भी लो ब्लड प्रेशर हो जाता है ना। तो लो ब्लड प्रेशर को बस ये कह के टाल नहीं देना चाहिए कि लो ब्लड प्रेशर है, इट ऑलवेज रिक्वायर्स अ मेडिकल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर को जो नापने की जो मशीन होती है उसको क्या कहते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर। ब्लड प्रेशर जो नापने की जो मशीन होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर। इसी मशीन का नाम स्फिग्मोमैनोमीटर है। ठीक है ना, ये मीटर स्केल लगा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर मर्क्यूरी भरा रहता है, इसको हम क्या कहते हैं, मर्क्यूरियल रिजर्वॉयर कहते हैं। ठीक है, ये पंप है, ये देखिए ये जो है ये पंप है, ये ट्यूब है और ये कप है। ठीक है, अब इसको नापने के लिए एक स्टेथोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, एक स्टेथोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। इसको लगाने का तरीका क्या होता है, ये जो देखते हैं ईयर पीस जो देख रहे हैं ये एंटीरियरली होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, इट शुड ऑलवेज बी प्लेस्ड एंटीरियरली एंड नॉट दिस वे। ये इस तरह से, दिस इज रॉन्ग पोजीशन। ये लगाने का जो सही पोजीशन है ये, ठीक है, ठीक है। दिस इज द ईयर पीस, दिस इज द डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप। अच्छा, अब हम इसको ब्लड प्रेशर को नापने का तरीका एक मॉडल पर आपको बताते हैं। रिजर्वॉयर ये देखिए लॉक होता है, ये लॉक जब खुलेगा तब मर्क्यूरी जो है ये क्या हुआ, देखिए ऊपर चढ़ गया। तो जब भी आप बीपी किसी का नापते हैं तो ये पहले इंश्योर कर लेना चाहिए, वी शुड इंश्योर दैट द लॉक इज ओपन। जब लॉक ओपन होगा, खुल जाएगा, तब ये मर्क्यूरी जो है ऊपर चल जाएगा। जब इसको बंद करके रखना चाहते हैं, बीपी आप यूज करते हो, इसको बंद करके इसे रोटेट कर दीजिए और इसको आप जो है लॉक को बंद करिए। जब ठीक देना चाहते हैं तो इसको खोलिए और फिर ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसको देखिए ये ट्यूब को इसमें फिक्स कर देना है। ठीक, ट्यूब क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब ये जो कफ देखिए, कफ जो है ये एक साइड में बैलून अंदर ब्लैडर भरा, इसको हम क्या करेंगे, इसको देख लेंगे कि ये पूरा ठीक से हम इसको ट्यूब को सही कर लें। उसके बाद ये जो है इनके आम पर इसको बांधा जाएगा। इसे बांधा जाएगा कि ब्लैडर बांधना जाए कि ये बांधे। तो लोग कुछ लोग को देखते हैं कि नए बच्चे सब हो तो ये बांधे, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। ठीक, इसको बांध लिया, इसको बांध दिया तो देख लीजिए कि ये जो है इस पोजीशन पर आ गया। ठीक, अब आप कान में स्टेथोस्कोप लगाइए। लगाने का तरीका तो हम बता चुके हैं आपको। ये आपको क्या करना पड़ेगा, ये पीस को एंटीरियरली रखना पड़ेगा। इसको हम एंटीरियरली रख लिए। उसके बाद इसको भी चेक भी कर लेना कि मैं डायफ्राम से आवाज़ आ रही है कि नहीं। इसको टैप करके आप सुन सकते हैं। इसका भी लॉक होता है, देखिए ये आवाज़ बंद हो गई और जब इसको ऐसे खोला तो खुल गई। ठीक है, अब इसको हम ये जो यहाँ पर पल्स फील करके क्या करेंगे, इसको हम डायफ्राम को इस पोजीशन पर रखेंगे। ठीक है, अब इसको धीरे 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 इन्फ्लेट करना है।
डिफ्लेट कैसे करना है, पंप करके पुट करना है। तो वी आर गोइंग टू फर्स्ट क्लोज दिस एंड देन पंप, keep on pumping till it reaches 200 mm HP, 200 तक पहुँचे। ठीक है, अब इसको हम ग्रेजुअली धीरे धीरे रिलीज करेंगे। ठीक है, ग्रेजुअली रिलीज करेंगे और आवाज़ सुनेंगे। जहाँ से आवाज़ शुरू हो जाएगी उसको सिस्टोलिक कहेंगे, और जहाँ पर आवाज़ बंद हो जाएगी उसको डायस्टोलिक कहते हैं। ठीक है, तो इनका 120/84 बीटी था, यानी इसका इनकी जो आवाज़ शुरू हुई थी 120 mm पर और ख़त्म हुई 84 पर। इनकी बीटी हो जाएगा 120/84 mm, जो नॉर्मल है।